भागते हुए देखती है, तब बहुत गुस्से में आकर मणिमाला जलपरी की निचली भाग बुरी तरह से काट देती है। तब दर्द के मारे मणिमाला जलपरी नदी किनारे छटपटाने लगे। मत्स्य रानी, मैं अब नहीं बचूंगा। मेरा समय आ गया है। मेरे मृत्यु के बाद मेरा मुकुट मणिमाला को पहना देना। मणिमाला की माँ गुजरने के बाद तुम ही उसकी माँ हो। मणिमाला और मुक्तमाला को तुम बराबर स्थान देना। ये कहते ही बूढ़े मछली राज की मृत्यु हो गई और इसके बाद मछली राज का मोती के ताज को मणिमाला को ना देकर मछली रानी ने स्वयं अपने सिर पर धारण कर ली और तब से मछली रानी ही जल राज्य की सर्वमय अधिकारी बन गई। सुनो मुक्तमाला, आज से तुम हमेशा मेरे साथ साथ रहोगी, लेकिन मणिमाला तुम इस राज्य को छोड़कर आज ही चली जाओगी। क्यों माँ? मैंने क्या गलत किया है और मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाओगी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी जैसे काले और बदसूरत लड़की को मैं सहन नहीं कर सकती। तुम यहाँ से चली जाओ। मुक्तमाला, तुम मणिमाला के सारे गहने छीन लो। मुक्तमाला जल्दी से जाकर मणिमाला के सारे गहने उतार लेती है। फिर जाओ मणिमाला, अब तुम इस राज्य को छोड़कर चली जाओ। ये कहते ही मछली रानी मणिमाला को मछली राज्य से निकल देती है। मणिमाला रोते रोते राज्य से बहुत दूर चली जाती है। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से कोई निकालो। ये सुनते ही वो जल्दी से सिगल पक्षी के पास जाकर उसे जाल से मुक्त कर देती है। तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ये कहते हुए शिगल पक्षी वहाँ से उड़कर चला जाता है। मणिमाला फिर से पानी में तैरने लगती है। फिर उसे दिखाई देती है, ओह, मेरा शरीर पर कितना कीचड़ लग गया है। अगर मैं नहा सकता तो साफ हो जाता। इस नदी की धारा कितनी तेज है। ये सुन के मणिमाला उसके पास जाके बोली, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नहलाकर साफ कर देती हूँ। फिर मणिमाला उसे साफ करके नहला देती है। तब वो कुत्ता मणिमाला से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। इसके बाद वो कुत्ता चला जाता है। मणिमाला फिर से नदी के पानी में तैरते हुए आगे बढ़ती है और अचानक देखती है कि एक छोटी नीली मछली कांटे में फंसी है। माँ, बचाइए, माँ, मुझे बचाइए, दर्द हो रहा है मुझे। अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं अपनी बेटी को? ये देखकर मणिमाला जल्दी से उस छोटी नीली मछली को कांटे से मुक्त कर देती है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी, तुम्हारी ये मदद मैं हमेशा याद रखूंगी। इसके बाद जब मणिमाला पानी के नीचे कुछ खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, तब उसने देखा कि एक बूढ़ी जलपरी बहुत ही बीमार है और बहुत कष्ट में है। उफ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, भूख भी लगी है, लेकिन इस दर्द के मारे मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ये कहकर मणिमाला कुछ खाने की तलाश में निकल पड़ती है। फिर कुछ खाना लेकर वापस आती है और उस बूढ़ी जलपरी को देती है। वो उसकी सेवा करती है। उधर उत्तरी राज्य में मुक्तमाला, माँ, बहुत दिन हो गए, मणिमाला को इस राज्य से निकालकर तुमने खुद सिंहासन पे बैठ गई, लेकिन अभी तक मेरे लिए कुछ नहीं किया।
अच्छा, ये बात है। ठीक है। मेरे मुक्तमाला के लिए अब एक सुंदर राजकुमार की खोज करनी होगी। इधर मणिमाला की देखभाल और सेवा से वो वृद्ध जलपरी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाती है। अच्छा मणिमाला, तुम इतने दिनों से मेरे पास हो, लेकिन तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। फिर मणिमाला ने उसे अपने जीवन के सभी दुखों की बात बताई और ये सारी बातें सुनने के बाद मणिमाला, अब तुम ये पानी पी लो, देखना तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएगा। मणिमाला ने जैसे ही वो पानी पिया वो धीरे धीरे सो गई। अब देखना मणिमाला, कैसा चमत्कार होती है। असल में वो वृद्ध जलपरी एक जादूगरनी थी। इसके बाद मणिमाला जब नींद से जागी तो उसने देखा, ये क्या, मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई? इतनी रेशमी बाल, ये कैसे संभव हो गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रही है। मणिमाला, देखना अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएगी, तुम अपने राज्य लौट जाओ। ये सुनकर मणिमाला ने उस वृद्ध जलपरी से विदा लेके अपने उत्तरी राज्य की ओर लौटने लगी। लौटते समय रास्ते में उसकी फिर से उस नीली मछली से मुलाकात हो गई। खूबसूरत मणिमाला, जरा रुको, ये सारे गहने पहन लो, तुम और भी सुंदर लगोगी। इतने सारे गहने सब मैं पहनूंगी? हाँ जी हाँ, सारे गहने तुम्हारे लिए, चाहो तो और भी दे सकती हूँ। इसके बाद मणिमाला मुस्कुराते हुए उन गहने को पहन लेती है। फिर नीली मछली और उसके बेटे को अलविदा कहकर नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद पानी से सिर उठा के देखती है कि वही कुत्ता खड़ा है। वो, रुको जलपरी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे इंतजार में? क्यों दोस्त, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत थी? नहीं, आज तुम्हारे साथ मेरे मालिक रत्न कुमार का मुलाकात करवाऊंगा। ठीक उसी वक्त उस कुत्ते का मालिक रत्न कुमार वहाँ आता है। मणिमाला जलपरी, मैं तुम्हारे बारे सब जानता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आप तो एक इंसान है और मैं एक जलपरी हूँ। नहीं, तुमने इतने दिनों तक जिस बूढ़ी जलपरी की सेवा की, असल में वो जादूगरनी झिनुकमाला मेरी माँ है। मैं एक विशेष काम से स्थल पर आया था, लेकिन अब तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन उत्तर जल राज्य में मेरी माँ और बहन मुक्तमाला है, उन्हें बिना बताए शादी कैसे संभव है? ठीक है, तो फिर मुझे तुम्हारे साथ ले चलो, तुम्हारे राज्य जाके माता से अनुमति लेंगे। ये कहते ही जैसे ही रत्न कुमार पानी में उतरता है, वो भी एक जल कुमार का रूप धारण कर लेता है। फिर रत्न कुमार और मणिमाला एक साथ जलपथ से आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वो दोनों उत्तरी जल राज्य के राजमहल में पहुंचते हैं। मणिमाला, तू फिर इस राज्य में वापस आ गई? ये रूप, इतनी गहने कहाँ से मिली तुझे? माँ, उधर देखो, मणिमाला के साथ वो कौन आया है? मैं दक्षिण राज्य का राजकुमार रत्न कुमार हूँ। मैं मत्स्य कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव लेके आया हूँ। क्या सच में? कितनी खुशी की बात है। माँ मुक्तमाला, राजकुमार को जल्दी से उनके विश्राम कक्ष में ले जाओ। मुक्तमाला भी मुस्कुराते हुए रत्न कुमार के पास आती है और उससे कहती है, आइए राजकुमार, मेरे साथ आइए, मैं आपको विश्राम कक्ष में ले जाती हूँ। और जल्दी से वो रत्न कुमार को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मछली रानी, मणिमाला, तुम मेरे साथ चलो। ये कहकर मत्स्य रानी मणिमाला को साथ लेकर वहाँ से सीधा चली जाती है एक जेल के सामने। फिर उस जेल में मणिमाला को कैद कर देती है।
आज से तुम यही बंदी रहोगी। मैंने तुम्हें निकल दिया था और तुम फिर से वापस आ गई, वो भी इतनी सुंदर बनकर, इतने सारे गहने पहन के। बहुत हिम्मत है तेरी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। अगर रत्न कुमार मुझे नहीं देख पाए तो वो मेरे लिए बहुत चिंता करेंगे। छोड़ दीजिए मुझे। चिंता करेगी? सुन ले, रत्न कुमार के साथ मुक्तमाला की शादी होगी, तेरे साथ नहीं। ये कहकर मत्स्य रानी वहाँ से चली जाती है और बेचारी मणिमाला जेल में कैद होकर फूट फूट के रोने लगती है। राजकुमारी मणिमाला, राजकुमारी मणिमाला, जल्दी से इस कैद खाने से बाहर आओ। रत्न कुमार, तुम आ गए। मैं जानती थी कि तुम आओगे, लेकिन राजकुमार, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। नहीं, कोई हमें देख नहीं पाएगा। हम जादुई मोती के मदद से अपनी रूप बदलकर यहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद रत्न कुमार एक जादुई मोती मणिमाला को देते हैं और एक जादुई मोती अपने पास रखते हैं। मणिमाला, अब तुम जो रूप धारण करना चाहती हो मन ही मन कहो। तुरंत ही मणिमाला एक लाल मछली में बदल जाती है। फिर रत्न कुमार भी एक पीली मछली का रूप धारण करते हैं। और देर मत करो मणिमाला, अब तुम मुझे अनुसरण करते हुए मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहकर पीली मछली रूपी रत्न कुमार आगे आगे जाते हैं और उन्हें अनुसरण करते हुए पीछे पीछे जाती है लाल मछली रूपी मणिमाला। लेकिन कुछ दूर जाते ही इस उत्तर जल राज्य में ऐसी लाल और पीली मछली तो मैंने कभी नहीं देखी। मुझे इस घटना के बारे में जल रानी को अभी बताना पड़ेगा। इसके बाद नागराज जल रानी के पास जाकर लाल और पीली मछली के बारे में बताने लगते हैं। लाल और पीली मछली उत्तर जल राज्य में, और वो तेजी से कारागार की तरफ से जा रही थी। मुक्तमाला, राजकुमार कहाँ है? क्यों? वो तो अपने विश्राम कक्ष में ही होंगे। नागराज, मेरे साथ आओ। मत्स्य कुमार के विश्राम कक्ष में जाकर देखते हैं। इसके बाद वो मत्स्य कुमार के विश्राम कक्ष की ओर बढ़ते हैं। इधर मणिमाला और रत्न कुमार जल देवता के पास पहुँच के अपने अपने असली रूप में आते हैं। क्या हुआ जलकन्या मणिमाला, ऐसे छद्मवेश में मेरे पास? इसके बाद जलकन्या मणिमाला जल देवता को सारी घटना बताने लगी। हे जलदेव, अब तो आप सब कुछ जान चुके हैं। आप ही कहिए कि हमें अब क्या करना चाहिए। ये सारी घटना सुनने के बाद मेरा मानना है कि तुम दोनों को अभी शादी कर लेना चाहिए। हमारे जल राज्य के नियम अनुसार एक बार विवाह हो जाए तो उस बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता। ये सुनकर मणिमाला और रत्न कुमार बहुत खुश हो जाते हैं। अब और देर मत करो, तुम दोनों की विवाह के लिए सीपियों की माला तैयार करो और मैं शंख को ले आता हूँ। रिवाज के अनुसार शुभ शंख के ध्वनि के साथ ही तुम्हारा विवाह संपन्न होगा। ये कहकर जलदेव वहाँ से चले जाते हैं। फिर मणिमाला और रत्न कुमार सीपी के माला तैयार करने के लिए समुंदर की गहराइयों में जाते हैं। और उधर तब नागराज, ये क्या, विश्राम कक्ष तो खाली है, रत्न कुमार कहाँ गए? मुक्तमाला, तुम पूरा दिन कहाँ थी? मैंने तुम्हें रत्न कुमार की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मैं तो खुद को और सुंदर बना रही थी। जल कुमार तो अपने विश्राम कक्ष में ही थे। चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो। सब मेरे साथ कारागार की ओर चलो। ये कहकर मत्स्य रानी सभी को लेकर कारागार की ओर जाती है और वहाँ पहुँच के मैंने जो सोचा था वही हुआ। इसका मतलब उन्होंने रूप बदलकर यहाँ से भाग गए हैं। उसी समय दूर से एक शंख ध्वनि सुनाई देती है। ये तो जलराज्य में जब किसी का विवाह होता है तभी ये शंख बजता है, वो भी जलदेव भी बजाते हैं। इसका मतलब जल रानी के ये बात खत्म होते ही
वो सभी उस दिशा में बढ़ते हैं और जल रानी अपने सैनिकों को आदेश देती है, सैनिकों, तुरंत जलदेव के भवन में पहुंचो। मेरा विश्वास है कि वही रत्न कुमार और मणिमाला मिलेंगे। जल्दी जाके उन्हें बंदी बनाओ। मत्स्य रानी का आदेश सुनते ही उनके सभी सैनिकों नागराज जलदेव के निवास की ओर बढ़ते हैं। इधर जलदेव, सुनो मणिमाला और रत्न कुमार, तुम दोनों यहाँ से अभी भाग जाओ। मुझे पानी की तरंग से आवाज मिल रहा है कि जल रानी अपने सैनिकों के साथ तुम्हें पकड़ने आ रहा है। तो अब हम क्या करें? कहाँ जाएंगे हम जलदेव? हमारा विवाह भी आज पूरा नहीं हो पाया। प्रकृति देवी के पास चले जाओ। पूर्व दिशा में नदी के रास्ते से सीधा जाओ। वहाँ एक घाट मिलेगा। वहाँ अपना रूप बदल के पानी से बाहर निकल जाना। फिर घाट के पास ही एक बड़ा पेड़ में एक टूनी चिड़िया दिखेगा। वही तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। जल्दी चलो मणिमाला, और देर करना सही नहीं होगा, नहीं तो और भी मुसीबत हो सकती है। इसके बाद मणिमाला और रत्न कुमार नदी के रास्ते तेजी से उस घाट की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी वो देखो, वो भाग रहे हैं। मणिमाला का सुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नागराज, जल्दी जाओ और उन्हें पकड़ो। चिंता मत करो बहन, मैं उन्हें अभी सबक सिखाऊंगा। सैनिकों, चलो हमला। ये कहकर नागराज सभी सैनिकों के साथ उनका पीछा करता है। तब मणिमाला, अब क्या होगा रत्न कुमार? उन्होंने हमें देख लिया है। वो लोग इस तरफ ही आ रहे हैं। चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय निकालता हूँ। चलो अब हम पानी के ऊपर चलते हैं। पानी के ऊपर की तरफ आके पानी से सिर बाहर निकलते ही वो सीगल पक्षी से मिलते हैं। तब वो एक तैरता हुआ केले के पेड़ पर बैठा था। अरे जलकन्या मणिमाला, कैसी हो तुम? हम बहुत बड़ी मुसीबत में है दोस्त। नागराज, जल रानी और उनके सैनिकों हमें पकड़ने के लिए इधर ही आ रहे हैं। ये बात है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो दोस्त, मैं अभी कुछ करता हूँ। ये कहकर शिगल पक्षी उड़ जाता है। फिर वो एक नाव की रस्सी खींच कर लाता है। लो दोस्त, तुम दोनों जल्दी इस नाव पर चढ़ जाओ और इसके अंदर छुप जाओ। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। मणिमाला, जल्दी ही जादुई मोती से तुम इंसान की रूप धारण करो। तुरंत ही मणिमाला और रत्न कुमार इंसान का रूप धारण करके उस नाव पर चढ़ जाते हैं। कहाँ गए वो? यही तो थे। सैनिकों, अच्छे से देखो, वो जरूर किसी शैवाल के पीछे छुपे होंगे। तुम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सबके सब बेकार हो। वो तो अभी थे, गायब कैसे हो गए? ये मत बोलो बहन, वो किसी जादुई शक्ति के मदद से रूप बदल सकते हैं। शायद किसी तरह हमें धोखा देकर वो भाग गए। और क्या, चलो वापस चलते हैं। अब तो कुछ नहीं किया जा सकता है ना? चिंता मत करो बहन, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसका बदला मैं एक दिन जरूर लूंगा। उधर मणिमाला और रत्न कुमार नाव में बहते हुए उस घाट पर पहुंचते हैं। फिर मणिमाला और रत्न कुमार नाव से उतरकर घाट पर खड़े होते हैं और देखते हैं कि बड़े पेड़ की डाल पर टूनी पंछी बैठा है। प्रणाम टूनी चिड़िया, जलदेव ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया और कहा कि प्रकृति देवी तक पहुंचने का रास्ता तुमसे पूछ ले। तुम्हें जलदेव के बारे में कैसे पता और तुम्हारा परिचय क्या है? मैं उत्तर जल राज्य की राजकुमारी मणिमाला हूँ और ये दक्षिण जल राज्य के राजकुमार रत्न कुमार है। बड़ी मुसीबत में पड़कर हमें इंसान का रूप धारण करके जल राज्य छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद मणिमाला टूनी पंछी को सारी घटना बताती है और सब कुछ सुनने के बाद टूनी कहता है, अरे ये तो बहुत भयानक घटना है। मैं अभी तुम्हें प्रकृति देवी का पता बताता हूँ। देखो, ये नदी जंगल के रास्ते से सीधा बहुत दूर तक गई है
और जाके एक झरने के साथ मिली है। उस झरने के पीछे ही प्रकृति देवी रहती है। बहुत धन्यवाद टूनी चिड़िया, अब हम चलते हैं। लेकिन इंसानी रूप में पैदल जाने पर जंगल के जानवर आक्रमण कर सकता है। ठीक है, हम रूप बदलकर पंछी के रूप में वहाँ जाएंगे। इसके बाद रत्न कुमार और मणिमाला जादुई मोती की मदद से लाल और पीली पंछी का रूप धारण करके नदी के रास्ते से उड़ते हुए प्रकृति देवी के पास पहुंचते हैं। फिर वो प्रकृति देवी के सामने बैठकर सारी बात बताते हैं और सब कुछ सुनने के बाद प्रकृति देवी कहती है, अब कोई डर नहीं बच्च, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो कोई भी दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम उस झरने के नीचे असली रूप में खड़े हो जाओ। इसके बाद मणिमाला और रत्न कुमार झरने के नीचे आते ही वो अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं और उसी झरने के नीचे प्रकृति देवी की उपस्थिति में एक दूसरे को फूलों की माला पहनाते हुए उनका विवाह संपन्न होता है। गर्मी के बीतते ही जैसे ही बारिश का मौसम आया, नीले सागर की गहराई की खूबसूरती भी अत्यंत सुंदर और मनमोहक हो गई। देखिए रत्न कुमार, बारिश का मौसम आते ही हमारे नील सागर का माहौल कितना खूबसूरत हो गया है। पानी की स्वच्छता और भी बढ़ गई है। चारों ओर रंग बिरंगे सुंदर रंगीन प्रवाल से भर गया है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो जलपरी मणिमाला। बारिश में हमारा सागर राज्य स्वर्ग राज्य जैसा ही सुंदर हो जाता है। रत्न कुमार, आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। जल्दी बताओ जलपरी मणिमाला, मुझे अभी खुशखबरी सुनने की इच्छा हो रही है। मैं अंडे देने वाली हूँ और आप पिता बनने वाले हैं रत्न कुमार, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। अरे, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। पहली बार हमारे बच्चे होने वाले हैं। मैं पिता बनूंगा और तुम माँ बनोगी। ये सुनकर मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन रत्न कुमार, मणिमाला, क्या तुम किसी चीज को लेकर चिंतित हो? हर बरसात में जलपरियां अपने अंडे देने के लिए इस सुंदर सागर राज्य के खरे पानी को छोड़कर मीठे पानी की नदी में प्रवेश करती है। वहाँ जलपरियां अंडे देती है। नदी में अंडे देने जाते समय स्थलभागी जीवों के द्वारा हर साल किसी न किसी जलपरी के साथ कोई न कोई दुर्घटना हो ही जाती है। तुम चिंता मत करो जलपरी मणिमाला, मैं तुम्हें और तुम्हारे अंडे को रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। बरसात के मौसम के साथ साथ मेरे अंडे देने के समय भी आ गया है। हमें आज ही नदी की ओर निकलना होगा। मणिमाला और रत्न कुमार नीले सागर को पार करते हुए एक निर्जन शांत नदी में प्रवेश करते हैं। फिर वो दोनों एक महफूज जगह देखकर वहां अंडा देने का निर्णय लेते हैं। लेकिन इस नदी के ऊपर एक विशाल गहरा जंगल था। इस गहरे जंगल में आमतौर पर कोई इंसान नहीं आता था, इसीलिए जंगली जानवर निर्भय होकर इधर उधर घूमता था। ये बारिश कब खत्म होगी क्या पता। बारिश रुकने की नाम ही नहीं ले रहा है। इधर मेरे अंडे से अभी अभी छोटे छोटे बच्चे जन्म ली है। बारिश हो रही है और मेरा मिट्टी का घर गीला होकर नष्ट हो रहा है। अगर इस बारिश के कारण बाढ़ आ गई तो मेरे सभी बच्चे पानी में डूबकर मर जाएंगे। अब मैं क्या करूं? फिर इच्छाधारी यक्षिनी नागिन अपना रूप बदलकर एक काला सांप बन जाता है। फिर अपने मिट्टी के घर में प्रवेश करती है। डरो मत बच्चे, जंगल में बाढ़ आ गई तो भी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अब सो जाओ, सुबह मैं फिर शिकार पर निकलूंगी। इस बारिश में शिकार करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इच्छाधारी यक्षिनी नागिन अपने मिट्टी के घर में ही सो जाती है। लेकिन आधी रात को भारी बारिश के कारण जंगल में भयंकर बाढ़ आ जाती है और बाढ़ में नागिन का मिट्टी का घर डूबकर उसके 3 नवजात बच्चे मर जाते हैं। फिर
धीरे धीरे रात ढल के सुबह हो जाती है। ये क्या अनर्थ हो गया, मैं फिर से संतानहीन हो गई। हर बरसात में मेरे बच्चे बाढ़ के पानी में डूबकर मर जाते हैं। काश मेरे बच्चे भी पानी के नीचे सांस ले सकते तो वो इस तरह नहीं मरते। मुझे कुछ करना ही होगा। ये कहकर यक्षिणी नागिन जंगल में नए घर की तलाश में निकल पड़ती है। दूसरी ओर इस जंगल के पास की नदी में मणिमाला जलपरी 2 अंडे देती है और ये देखकर रत्न कुमार कहता है, मैं बहुत ही जल्द पिता बनने वाला हूँ मणिमाला। मैं कितना खुश हूँ ये तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन मेरी चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई है। जब तक मेरे अंडे से बच्चे नहीं निकलते और जब तक हमारे बच्चे के साथ हम नील सागर वापस नहीं जाते, तब तक मेरी चिंता कम नहीं होगी। चिंता मत करो मणिमाला, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमारे पास जादुई मोती भी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रत्न कुमार, और अब मुझे बहुत भूख लग रही है। लेकिन इस नदी में हमारे खाने लायक तो कुछ भी नहीं दिख रही है। खाने की चिंता मत करो, चलो जादुई मोती की मदद से हम मानव रूप धारण करके जमीन की जंगल में जाकर स्वादिष्ट फल लाते हैं। ये कहकर जलपरी मणिमाला और रत्न कुमार नदी के ऊपर जाकर जादुई मोती की मदद से मानव रूप धारण कर लेते हैं। तभी यक्षिणी नागिन रत्न कुमार और मणिमाला जलपरी को इस तरह से रूप बदलते वो चुपके से देख लेती है। फिर रूप बदल के वो दोनों जंगल के रास्ते चलते हुए एक अनार के पेड़ के पास पहुँचते हैं। देखो मणिमाला, ये अनार का पेड़ है। ये फल बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैंने जीवन में पहली बार पानी के बाहर वाली दुनिया देख रही हूँ। बचपन में पिता से स्थल भाग की सुंदरता के बारे में बहुत सुना था, लेकिन अब इसे अपनी आँखों से देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया। पानी की बाहर वाली दुनिया देखकर तुम्हें इतना अच्छा लगा, तो इस स्वादिष्ट फल को खाकर देखो, तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। ये कहकर रत्न कुमार एक अनार उठा के मणिमाला के हाथ में देता है। फिर वो दोनों अपने अंडे और आने वाले बच्चे के बारे में कई योजनाएं बनाते हैं और ये सारे योजनाएं नागिन एक पेड़ के पीछे छिपकर सुनती रहती है। वो क्या कह रहे हैं? पानी के नीचे इच्छाधारी जलपरी ने 2 अंडे दिए हैं। पानी के नीचे ही उनके बच्चे जन्म लेंगे और उनके बच्चे पानी के नीचे ही सांस लेंगे। अगर ये दोनों इतनी मायावी शक्ति की अधिकारी है तो उनके अंडे भी मायावी होंगे। ये सोचकर यक्षिणी नागिन जलपरी के अंडे चुराने का निर्णय लेती है। फिर वो नदी के पास जाकर नदी के पानी में डुबकी लगाकर गहरे पानी में जलपरी के अंडों को खोजने लगी। तभी उसकी नजर एक पत्थर के पीछे 2 चमकते हुए अंडों पर पड़ती है। ये 2 अंडे निश्चित रूप से वो मायावी जलपरी के अंडे हैं। इतने चमत्कार और सुंदर अंडे किसी और जल जीव के हो ही नहीं सकते। बिना देर किए नागिन जलपरी का एक अंडा उठाकर पानी के ऊपर चली आती है। फिर नदी के पानी से बाहर निकलते ही वो देखती है कि वो दोनों इस दिशा में आ रहे हैं। ये देखकर यक्षिणी नागिन तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। फिर अचानक रत्न कुमार, रत्न कुमार। क्या हुआ मणिमाला? वो जहरीला सांप मेरे पैरों में काट दिया है। मेरा पैर बहुत जल रहा है। रत्न कुमार मणिमाला की पैर को देखते ही वो बहुत घबरा जाता है। उसने देखा कि एक जहरीला सांप मणिमाला को डसकर झाड़ी के पीछे चला गया। स्थल भाग का ये जहरीली सांप का इलाज मुझे पता नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो गया?
मणिमाला, तुम डरना मत, मैं अभी इस जहर का इलाज ढूंढता हूँ। और ये सारी घटना एक टूनी चिड़िया पेड़ की शाखा पर बैठे देख रही थी। इस औरत को जहरीला सांप ने काट लिया है। अगर इसका इलाज अभी नहीं हुआ तो ये मर ही जाएगी। मैं जाके कुछ जड़ी बूटी के पत्ते उन्हें देता हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया उड़कर एक अनजान पेड़ के पत्ते लाकर मणिमाला के पैर के पास रख देती है। फिर कहती है, ये लो, जल्दी से ये जड़ी बूटी के पत्तों को अपने पत्नी के पैरों के घाव पर लगा दो। इससे उसके पैर से जहर उतर जाएगा। रत्न कुमार ने तुरंत जड़ी बूटी के पत्ते को उठाकर मणिमाला के पैर पर लगा दिया। साथ ही साथ मणिमाला के पैर से वो जहरीला विष उतर जाता है। धन्यवाद टूनी चिड़िया, तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं अब तक मर ही गई होती। तुम्हारा ये उपकार मैं हमेशा याद रखूंगी टूनी चिड़िया। अब हम चलते हैं दोस्त। ये कहकर मणिमाला और रत्न कुमार नदी की ओर बढ़ते हैं। फिर नदी के पानी में उतरकर जादुई मोती की मदद से अपने असली रूप में आकर पानी की गहराई में अपने अंडे के पास पहुंचते हैं। फिर देखते हैं कि वहाँ 2 अंडे के बदले है सिर्फ एक ही अंडे। अब मुझे कोई डर नहीं, वो दोनों पानी में लौट गए हैं और मुझे ये अंडा चुराते हुए किसी ने नहीं देखा। अब मुझे जल्दी से अपने नए मिट्टी के घर की ओर लौटना चाहिए। तभी टूनी चिड़िया यक्षिनी नागिन को एक मायावी अंडे लेकर जाते हुए देख लेती है। नागिन के हाथ में वो किसका अंडा है? इतना चमत्कार और सुंदर अंडा पहले तो कभी नहीं देखा। नील सागर के गहरी पानी में जलपरी मणिमाला अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन अचानक उनके जीवन में एक जहरीला अभिशाप आ गया। कालिया नाग ने अचानक एक दिन उनके ऊपर हमला कर दिया और मणिमाला के पति रत्न कुमार को पकड़ लिया। मणिमाला, तुम अभी हमारी बेटी नीनी को लेके यहाँ से चली जाओ। मेरे लिए सोचो मत, नहीं तो तुम दोनों भी मर ही जाओगे। ये कालिया नाग मुझे मारने के बाद तुम्हें भी मार देगा। नहीं रत्न कुमार, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। बोल, तेरे जादुई मोती कहाँ छुपा के रखी है? वो जादुई मोती मुझे दे दे, फिर मैं तुझे और तेरे परिवार को नहीं मारूंगा। असीम शक्ति के अधिकारी कालिया नाग ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जादुई मोती की खोज में जलपरी के परिवार पर हमला किया है। इस जादुई मोती की सहायता से कोई भी जलजीव मानव रूप धारण करके स्थल भाग में विचरण कर सकता है। वो जादुई मोती मुझे अभी दे दे, नहीं तो मैं मेरे जहर से तुझे मार डालूंगा। मेरे पिताजी को छोड़ दो दुष्ट कालिया नाग, क्यों मेरे पिताजी को कष्ट दे रहे हो? मणिमाला, तुम अभी नीनी को लेके यहाँ से चली जाओ। इस नील सागर को छोड़कर दूर कहीं शांत नदी में आश्रय लो। इस दुष्ट कालिया नाग को परास्त करके मैं तुम्हारे पास जरूर लौटूंगा। ठीक है स्वामी, मुझे विश्वास है कि आप हमारे पास जरूर आएंगे। रत्न कुमार की बात मानकर मणिमाला जलपरी अपनी पुत्री नीनी को साथ लेकर तैरते हुए नील सागर से बहुत दूर एक निर्जन जंगल के बीच से बहने वाली शांत और ठंडी नदी में चली गई। माँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं और तैर नहीं पा रही हूँ। ठीक है नीनी, तो हम नदी के इसी स्थान पर तुम्हारे पिताजी का इंतजार करेंगे। और अब हम तैरते हुए नीला सागर से बहुत दूर भी आ चुके हैं। यहाँ वो कालिया नाग हमें ढूंढ नहीं पाएगा। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ, कुछ खाने के लिए दे दो ना माँ। मैं बहुत थक भी चुकी हूँ, मुझसे और रहा नहीं जा रहा।
लेकिन मेरे लिए ये नदी अनजान है और मुझे यहाँ पर खाना कहाँ मिलेगा। तुम्हारे पिता के बिना हम बहुत असहाय हैं। ठीक है, फिर भी मैं इधर उधर ढूंढती हूँ। तेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम मुझे करना ही होगा, लेकिन तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना। मैं खाना लेके यहीं वापस आऊंगी। ये कहते ही मणिमाला जलपरी खाने की तलाश में नदी से तैरते हुए थोड़ा और आगे चली गई और इस नदी के ऊपर स्थल भाग में एक टूटी फूटी मिट्टी के घर पर एक डरावनी चुड़ैल रहती थी। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ आमतौर पर कोई इंसान नहीं आता। कितने दिन हो गए इस जंगल में कोई लकड़हारा नहीं आए कि एक इंसान को पकड़ के उसकी गर्दन मरोड़ के खून चूस के मजे से खाऊंगी। लगता है आज भी नदी में कांटा डाल के छोटी मछली पकड़ के ही मुझे खाना पड़ेगा। चुड़ैल मछली पकड़ने की छड़ी लेकर नदी के किनारे बैठ गई। फिर कांटे में चारा लगाकर उसे नदी के पानी में डाल दिया और वो चारा नदी के पानी की गहराई में ठीक मत्स्यकन्या नीनी के सामने झूलने लगा। ये क्या? ये मैं क्या देख रही हूँ? ये स्वादिष्ट खाना मेरे सामने अचानक कहाँ से आ गया? माँ भी अभी तक नहीं लौटी, तो फिर ये स्वादिष्ट खाना कहाँ से आ गया? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है और देख के स्वादिष्ट भी लग रही है। जाके वो खाना मैं खा लेती हूँ। नहीं नहीं बाबा, माँ ने कुछ अनजान चीज छूने और खाने के लिए मना की है। पहले माँ यहाँ आ जाए फिर ये खाना खाऊंगी। मत्स्यकन्या नीनी अपने सामने मौजूद स्वादिष्ट भोजन को खाए या ना खाए इसको लेकर बहुत द्वंद में पड़ गए। लेकिन उधर दूर दूर तक मणिमाला जलपरी को कोई अच्छा भोजन नहीं मिला और भोजन की तलाश करते हुए आखिरकार उसने एक सीप देखा। मैं ये सीप अपनी बेटी के लिए लेती हूँ। मेरी भूख मैं सहन कर लूंगी, लेकिन कम से कम नीनी की भूख तो मिट जाएगी। माँ अभी तक नहीं लौटी, कब को गई है खाना लाने? मुझे बहुत भूख लगी है और ये स्वादिष्ट खाना देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। जैसे ही मत्स्यकन्या खाने के लिए वो चारे को पकड़ती है, तभी चुड़ैल की छड़ी में जोर से एक खिंचाव होती है। अरे छड़ी को इतनी जोर से कौन खींच रहा है? लगता है कोई छोटी मछली नहीं, बड़ी मछली फंसी है। चुड़ैल छड़ी को मजबूती से पकड़कर खींचने लगी और पानी से ऊपर उठाने की कोशिश करने लगी। तभी चुड़ैल मत्स्यकन्या को खींचकर नदी किनारे उठा लिया। ये मैं क्या देख रही हूँ? अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रही है। ये कोई इंसान या कोई मछली है कि ऊपरी हिस्सा इंसान जैसा और निचली भाग मछली जैसा? इसकी इंसानी सिर चबा के खाऊंगी और मछली की पूंछ तल के खा जाऊंगी। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे पानी में जाने दीजिए। मेरी माँ लौट के मुझे देख नहीं पाई तो बहुत रोएगी। अरे बाप रे, ये जीभ तो बोल भी सकती है। कह रही है इसकी माँ भी है, तो फिर मैं उसे भी पकड़ लूंगी। मैं जाती हूँ, घर से चाकू लेके आती हूँ, फिर इसकी छोटी छोटी टुकड़े करके घर बैठे तल के मजे से खाऊंगी। ये कहकर डायन ने एक जाल मत्स्यकन्या पर डाल दिया और चाकू लाने के लिए अपनी टूटी हुई घर पे चली गई। उधर नदी की गहराई में मणिमाला जलपरी भोजन खोजकर उसी स्थान पर वापस आ गई। तभी अपनी पुत्री नीनी को वहां ना देखकर वो बहुत बेचैन होने लगी। फिर इधर उधर उसे ढूंढने लगी। बेटी नीनी, तू कहाँ गई?
मैंने तुझे कितनी बार मना की थी कि कहीं मत जाना, किसी अनजान वस्तु को मत छूना। तू कहाँ गई बेटी? मेरे सामने आ। मणिमाला जल पड़ी। अपनी पुत्री को इधर उधर खोजते खोजते अचानक पानी की सतह पर आ गई और पानी से सिर बाहर निकलकर जो देखा उससे उसकी बेचैनी और बढ़ गई। ये क्या? बेटी नीनी को इस तरह ऊपर कौन ले गया? कोई शिकारी भी आसपास नहीं है तो फिर? ये सोचते हुए मणिमाला अपनी बेटी को बुलाने लगी। बेटी नीनी, इधर देख बेटी, मैं तेरी माँ हूँ। तुझे इस तरह से ऊपर कौन उठा के ले गया और बंदी किसने बनाया? तू चिंता मत कर बेटी, मैं अभी तेरे पास ऊपर आ रही हूँ। माँ, मुझे एक डरावनी चुड़ैल खाने की लालच दिखाकर पानी से ऊपर खींच कर लाई है। माँ, तुम यहाँ मत आओ, चुड़ैल तुम्हें भी पकड़ लेगी। जल परी मणिमाला अपनी पुत्री की कोई बात नहीं सुनती। वो तुरंत जल से उठकर नीनी के ऊपर से जाल हटाने की कोशिश करती है। तभी चुड़ैल अपने कुटीर से बाहर निकलते ही देखा कि जाल को हटाकर मत्स्य कन्या को छुड़ाने की कोशिश कर रही है उसी की तरह और एक बड़े आकार की जीव। ये देख चुड़ैल दौड़ते हुए उन दोनों के पास गई और चुड़ैल वहां पहुंचने से पहले ही मणिमाला जल परी अपनी बेटी को जाल से मुक्त कर देती है। तब तक चुड़ैल वहां पहुंच के मणिमाला की हाथ पकड़ लेती है। मुझे कुछ कष्ट उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिना कांटा डाले बड़ी को भी पकड़ ली। आज तो बहुत मजे की दिन है। हमें छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पति यहाँ आकर हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। हमें पानी में वापस जाने दीजिए, बदले में हमारी जादुई मोती आपको देंगे। छोड़ दूंगी? कह रही है छोड़ देने से मोती देगा? उस पत्थर जैसी मोती लेके मैं क्या करूंगी? वो सब बेकार की चीज मुझे नहीं चाहिए। कितनी दिनों बाद इतनी सुंदर सी शिकार मिली है। आज तुम्हारी गर्दन मरोड़ के पूंछ तल के मजे से खाऊंगी। बेटी नीनी, तू जल्दी पानी में कूद के भाग जा। मैं इस चुड़ैल को रोकती हूँ, तू यहाँ से भाग जा। मैं जरूर तेरे पास वापस आऊंगी। जब चुड़ैल जल परी नीनी को पानी में कूदकर भागते हुए देखती है तब बहुत गुस्से में आकर मणिमाला जल परी की निचली भाग बुरी तरह से काट देती है। तब दर्द के मारे मणिमाला जल परी नदी किनारे छटपटाने लगे। अब तो कहाँ भागेगी? चलाक जल परी, मैंने तेरी पूंछ काट दी है। अब तू तैर भी नहीं पाएगी। यहीं पड़ी रहे, मैं जाकर चूल्हे में आग जलाता हूँ। ये कहते हुए डायन अपनी झोपड़ी के पास जाकर मिट्टी के चूल्हे में आग जलाने लगी। जब आग जल गई तब उसने चूल्हे पर एक कढ़ाई रखी और अपनी झोपड़ी में से सरसों का तेल लाने चली गई। इधर मणिमाला जल परी दर्द और पीड़ा में तड़पते हुए धीरे धीरे बेहोश होने लगी। माँ तो अभी तक नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं उस डायन ने मेरी माँ को बंदी तो नहीं बना लिया। मैं एक बार पानी के ऊपर जाकर देखती हूँ कि माँ अब तक क्यों नहीं आई। नीनी जल्दी से नदी के ऊपर जाकर देखती है कि उसकी माँ मणिमाला जल परी की पूंछ काटकर अलग कर दी गई है। ये देखकर मत्स्यकन्या नीनी रोते हुए अपनी माँ को पुकारने लगी। माँ, माँ, तुम मेरे पास पानी में वापस आओ ना। क्या हुआ माँ? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? वो चुड़ैल वापस आने से पहले तुम जल्दी से नदी में चले आओ। लेकिन मणिमाला जल परी अपनी बेटी की किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाती। ये सारी घटना एक टूनी पंछी पेड़ की डाल पर बैठा देख रहा था।
फिर वो टूनी पंछी उड़ते हुए मत्स्यकन्या नीनी के पास आके कहता है, रो मत मत्स्यकन्या, तुम्हारी माँ को बचाने के उपाय मुझे पता है। तो तुम जल्दी से मुझे बताओ कि मैं अपनी माँ को कैसे बचा सकती हूँ। इस जंगल के पार नदी के किनारे प्रकृति देवी रहती है। अगर कोई प्रकृति देवी से मदद मांगते हैं तो प्रकृति देवी उसे जरूर मदद करती है। तुम भी प्रकृति देवी से मदद मांग सकती हो। लेकिन टूनी चिड़िया, मैं तो मछली कुमारी हूँ, जल के बिना जमीन पर चल फिर नहीं सकती, तो मैं प्रकृति देवी के पास कैसे पहुँचूंगी? और जब मैं प्रकृति देवी के पास चली जाऊंगी, तब अगर वो चुड़ैल मेरी माँ को कोई नुकसान पहुँचाए तो तब क्या होगा? चिंता मत करो दोस्त, इस नदी से तुम आगे बढ़ते जाओ। इस नदी के किनारे ही प्रकृति देवी रहती है, तुम उनसे जरूर मिलोगी। और तब तक मैं इस चुड़ैल का ध्यान बढ़ाता हूँ ताकि चुड़ैल तुम्हारी माँ को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा पाए। ठीक है टूनी चिड़िया, मैं जल्दी ही प्रकृति देवी से मिलकर उससे मदद लिए वापस चले आऊंगी। तुम तब तक मेरी माँ का ख्याल रखना। ये कहते हुए मत्स्यकन्या नीनी नदी में तैरते हुए प्रकृति देवी की खोज में निकल पड़ी। उधर टूनी पंछी चुड़ैल के पास जाकर उसे व्यस्त रखने के लिए तरह तरह से परेशान करने लगा। कभी वो झड़े हुए पत्ते मुंह में लेकर चुड़ैल की कढ़ाई में फेंक देता, तो कभी चुड़ैल के सिर पर चोंच मारकर उड़ जाता। बदमाश टूनी चिड़िया, मुझे बहुत तंग कर रही है। एक बार अगर तुझे पकड़ पाया तो अच्छी तरह मजा चखाऊंगी। टूनी पंछी चुड़ैल को लगातार परेशान करता रहा और चुड़ैल उसे पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ती रहती है। उधर मत्स्यकन्या नीनी तैरते तैरते प्रकृति देवी जहाँ रहती है वहाँ पहुँच के जल से सिर उठाकर वो देखती है कि नदी के किनारे ही प्रकृति देवी तपस्या कर रही है। प्रकृति देवी, मैं मत्स्यकन्या नीनी हूँ। मेरी माँ बहुत बड़ी मुसीबत में है, मेरी मदद कीजिए। मेरी माँ को उस दुष्ट चुड़ैल के हाथों से बचा लीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी और तुम्हारी माँ को उस चुड़ैल के हाथों से बचाकर तुम्हारे पास लाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ। लेकिन प्रकृति देवी, माँ के पास पहुँचने से पहले वो चुड़ैल अगर मेरी माँ को कुछ कर दिया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत मत्स्यकन्या नीनी, तुम पानी से तुम्हारी माँ के पास लौट जाओ, मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। ये कहते हुए प्रकृति देवी अदृश्य हो गई और सीधे मणिमाला जलपरी के पास पहुंच गई। तब भी चुड़ैल टूनी पंछी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। उधर जलपरी मणिमाला अपने सामने प्रकृति देवी को देखकर दर्द के मारे तड़पते हुए कहने लगी, मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो। मणिमाला, मैं प्रकृति देवी हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास तो जादुई मोती है, उस मोती का इस्तेमाल करके तुम अपना रूप बदल के यहाँ से भाग सकती हो। प्रकृति देवी, मेरी पूंछ उस चुड़ैल ने काट दी है। कटी हुई पूंछ के कारण जादुई मोती से भी मैं अपनी रूप बदल नहीं सकती। तुम अपना जादुई मोती निकलकर अपने हाथ में रखो, मैं अपनी प्रकृति शक्ति से अभी तुम्हारी कटी हुई पूंछ को ठीक कर देती हूँ। ये कहते हुए मणिमाला जलपरी अपने माथे से जादुई मोती निकलकर हाथ में पकड़ लेती है। फिर प्रकृति देवी अपनी प्रकृति शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हाथ घुमाकर जादू से जलपरी की कटी हुई पूंछ को फिर से जोड़ देती है। धन्यवाद प्रकृति देवी, अब मैं
पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। आपकी ये मदद मैं हमेशा याद रखूंगी। टूनी पंछी का पीछा करते करते अचानक चुड़ैल की नजर जलपरी मणिमाला पर पड़ते ही देखा कि उसकी कटी हुई पूंछ फिर से जुड़ गई है। अरे जलपरी के पास वो कौन है? लगता है वो जलपरी को भागने में मदद कर रही है। ये देख के चुड़ैल दौड़ते दौड़ते जलपरी की ओर जाती है और कहती है, जलपरी, तू वहाँ से जरा सा भी मत हिलना। मैं कहती हूँ रुक जा। चुड़ैल हमें देख लिया है, तुम अभी पानी में कूदकर भाग जाओ, मैं चुड़ैल को रोकती हूँ। प्रकृति देवी की बात खत्म होते ही मणिमाला जलपरी पानी में कूदकर भाग गई। इधर चुड़ैल गुस्से में प्रकृति देवी के पास आकर कहती है, अच्छा मानव, तूने मेरे शिकार को भागने में मदद की। आज मैं तुझे मार कर कच्चा चबा जाऊंगी। डायन गुस्से में आकर प्रकृति देवी का गला दबाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी प्रकृति देवी हाथ घुमाकर जादू करके चुड़ैल को हवा में उड़ा देती है। ये क्या? मैं हवा में तैर रहा हूँ? कैसे? इसका मतलब तुझे जादू आता है। मुझे जादू से रोक नहीं सकेगा। मैं तुझे मार डालूंगी। अभी रुक जाओ चुड़ैल, मैं हूँ प्रकृति देवी। प्रकृति का संतुलन बनाए रखना ही मेरा काम है। तुम जलपरी और उसकी बेटी को कष्ट दे रही थी, इसीलिए मैं उन्हें बचाया। तूने मेरी शिकार को छीनकर अच्छा काम नहीं किया। तुच्छ देवी, अब तू मुझे बता कि मैं क्या खाऊंगी। मैं कब से भूखा हूँ। मैं तुम्हारी भूख मिटाऊंगी। मैं तुम्हें एक जादुई हंडी देती हूँ। इससे तुम जितना चाहोगे उतना चावल मिलेगा। कभी उस हंडी का चावल खत्म नहीं होगा। ये कहते हुए प्रकृति देवी अपनी प्रकृति शक्ति से उस जादुई हंडी को प्रकट करती है और चुड़ैल को नीचे छोड़ देती है। तभी चुड़ैल उस हंडी को हाथ में लेकर, मुझे चावल खाना है। मिट्टी के हंडी, मुझे चावल दो। साथ ही साथ हंडी में चावल आ जाता है और ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश होकर प्रकृति देवी से कहती है, धन्यवाद प्रकृति देवी, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसीलिए ऐसा काम किया। मैं आपको वचन देता हूँ कि अब कभी किसी इंसान या किसी जीव को नहीं खाऊंगा। इस हंडी के चावल, जंगल के फल और शहद खाकर ही रहूंगा। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। फिर प्रकृति देवी वहाँ से अदृश्य होकर फिर से अपने स्थान पर लौट जाती है और इधर नदी के नीचे, माँ, तुम वापस आ गई। तुम्हारे बिना मुझे बहुत कष्ट हो रहा था। मैं बहुत रो रही थी। देखो बेटी, मैं तुम्हारे पास फिर से वापस आ गई हूँ और अब डरने की कोई बात नहीं। लेकिन कितने दिन हो गए, तुम्हारे पिताजी अभी तक हमारे पास नहीं आए। अब तो तुम्हारे पिताजी के लिए चिंता हो रही है। उधर तब नील सागर के नीचे जल राज्य में कालिया नाग, मैं तुझे हराकर तेरा राज्य छीन लिया है। जब तक वो जादुई मोती मुझे लाकर नहीं देता, तब तक मैं तुम्हारे राज्य पे शासन करूंगा। दक्कनाग, तुम रत्न कुमार को राज्य से बाहर निकाल दो। कालिया नाग के कहने पर रत्न कुमार को उसके राज्य से निकल दिया जाता है। फिर वो नील सागर पार करके बहुत दूर चला जाता है, लेकिन कहीं भी उसे पत्नी मणिमाला और बेटी दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक ऊपर से एक जाल आकर उसे बंदी बना लेता है। लगता है आज जाल में कोई बड़ी मछली फंसी है। जल्दी से खींच के उठाता हूँ।
जाल को खींचकर नाव में लाते हुए दीनू मछुआरा देखता है उसकी जाल में कोई बड़ी मछली नहीं बल्कि परियों की कहानियों में सुनी गई मछली की पूंछ वाले एक जलकुमार उसकी जाल में फंसा है। अरे लगता है आप मेरा किस्मत चमक गई। अब जल्दी नाव चलाकर समुद्र से घर चला जाता हूँ। किसी भी हालात में मैं इस जल कुमार को भागने नहीं दे सकता। फिर दिनेश मछुआरा अपनी नाव लेकर गांव की ओर बढ़ने लगा। तभी उसके मन में अचानक एक विचार आया। इस अनोखे और आश्चर्यजनक प्राणी को सभी गांव वालों के सामने से मैं नहीं ले जा सकता हूँ। इससे कोई जल कुमार को मुझसे छीन ले सकता है। फिर दिनेश मछुआरा मत्स्य कुमार को छिपाने और गांव वालों के नजरों से बचाकर घर ले जाने का योजना बनाते हैं। फिर उसके गांव से दूर एक जंगल के किनारे अपनी नाव रोक देता है। फिर वो मत्स्य कुमार सहित जाल को खींचते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। मुझे इस जंगल में रात होने तक इंतजार करना होगा। फिर मैं रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते से घर चला जाऊंगा, जिससे मुझे कोई नहीं देख पाएगा। मुझे छोड़ दो मछुआरा, मुझे मत मारो। मैं अपनी बच्ची और पत्नी को खोज रहा हूँ। वो भी शायद मेरा राह देख रही है। अरे ये तो बोल भी सकता है और छोड़ देने की बात कर रहा है। तुझे मैं घर ले जाके अपने पानी के टंकी में छुपा के रखूंगा। ऐसे अनमोल प्राणी को कोई हाथ से जाने दे सकता है क्या? इधर तब मणिमाला जल परी और उसकी बेटी नीनी रत्न कुमार को पानी के नीचे अलग अलग जगहों पर तलाशना शुरू कर देती है और खोजते हुए वो एक जंगल के जलाशय पे पहुंच जाती है। माँ, पिताजी को तो अब तक हमारे पास आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। अब हम क्या करें? कुछ ही समय में अंधेरा हो जाएगा और मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, डर मत बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन ये जगह अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि जादुई मोती की मदद से मानव रूप धारण करके स्थल भाग में रहते हैं। वहाँ इंसानी रूप में हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन जब पिताजी ढूंढते हुए यहाँ आएंगे तब हमें देख नहीं पाए तो क्या होगा माँ? मैं रत्न कुमार को जरूर ढूंढ निकालूंगी, लेकिन हमारे मत्स्य मानव का रूप के कारण हमें बहुत खतरों के सामना करना पड़ रहा है। हम दोनों को सुरक्षित रहना होगा। बेटी नीनी, अब तुम इस जादुई मोती को स्पर्श करो। मणिमाला जल परी और बेटी नीनी जंगल की जलाशय से अपने सर उठाकर जादुई मोती को छूते ही मानव रूप में बदल जाती है। फिर वो जलाशय से निकलकर जंगल के रास्ते पर चलने लगती है। चलते चलते वो एक अनार के पेड़ के नीचे रुकती है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना माँ। तब मणिमाला अपने सामने उस अनार के पेड़ को देखकर उस दिन को याद करने लगती है, जब वो पहली बार रत्न कुमार के साथ भूमि पर आई थी। कितना समय बीत गया है। ये अनार का पेड़ भी समय के साथ साथ कितना बड़ा हो गया है। तब रत्न कुमार अपने हाथ से अनार तोड़कर मुझे दिया था, लेकिन अब ये बहुत ऊंचा हो गया है। मैं पंछी का रूप धारण करके अनार तोड़ के लाती हूँ। मणिमाला जादुई मोती की मदद से एक मकाऊ पंछी का रूप धारण करती है और अनार के पेड़ के ऊपर जाकर एक डाल पर बैठकर अपनी चोंच से अनार तोड़ने के समय वो अचानक देखती है कि थोड़ी दूर पर रत्न कुमार को किसी ने जाल में बंदी बना के रखी है। ये देख वो जल्दी से नीचे आकर फिर से मानव रूप धारण करती है। क्या हुआ माँ? तुम इतना बेचैन क्यों हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? पता है, मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा, लेकिन उन्हें एक मछुआरे ने जाल में बंदी बना के रखा है। फिर धीरे धीरे जंगल में अंधेरा छा जाता है। चारों ओर जुगनू और झिंगुर की आवाजें सुनाई देने लगती है। मणिमाला और उनकी बेटी रत्न कुमार के पास एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगती है।
अब रात हो गई है, हमें कोई नहीं देख सकता। घर ले जाकर इस मत्स्य कुमार को पानी के टंकी में छोड़ देना होगा। ये कहकर दिनेश मछुआरा रत्न कुमार सहित जाल को खींचते हुए जंगल के रास्ते अपने घर के ओर जाने लगता है। मणिमाला और नीनी छिपते हुए उसका पीछा करने लगी। फिर गांव में प्रवेश करते ही दिनेश मछुआरा रत्न कुमार को खींचते हुए अपने घर के पीछे पानी के टंकी के पास ले जाता है। तू चुपचाप यहीं चिपकर रहना, कोई चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। अगर तू यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा, याद रखना। ये कहकर दिनेश मछुआरा रत्न कुमार को पानी के टंकी में छोड़ देता है। फिर उसकी एक हाथ में लोहे की जंजीर बांध देता है। ये सारी घटनाएं छिपकर मणिमाला और उनकी बेटी देखती रहती है। फिर मछुआरा अपने घर जाते ही मणिमाला और नीनी पानी के टंकी के पास आती है। पिताजी, मैं आपकी बेटी नीनी, हम आपके आने का बहुत इंतजार कर रहे थे। फिर हमने आपको जंगल में बंदी अवस्था में देखा। तुम चिंता मत करो रत्न कुमार, मैं तुम्हें इस जंजीर से मुक्त करूंगी। फिर हमारे जादुई मोती की मदद से तुम रूप बदल लेने के बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे। कौन है? कौन है घर के पीछे? लगता है मछुआरे ने तुम्हारी बात सुन ली। तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी कुछ हो जाएगा। दिनेश मछुआरा अपने घर के पीछे से आवाज सुनते ही वहाँ जाता है। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद मेरी ही गलतफहमी थी। मुझे लगा कि मेरा ये कीमती जीप को कोई चोरी करने आया है। अब मैं जाके भाग्यवान को इसके बारे में बताता हूँ। फिर दिनेश रसोई में जाकर अपनी पत्नी को पूरी घटना बताता है। ये सुनकर उसकी पत्नी दौड़ते हुए उस पानी के टंकी के पास जाती है और वहाँ जाकर वो दिनेश से कहती है, अब हमारी किस्मत बदलने वाला है। ऐसे जल कुमारों के पास बहुत सारा सोना हीरा मोती होता है। हमें इससे जबरदस्ती कुछ ना कुछ तो लेना ही होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो भाग्यवान। अगर वो हमें देने में इनकार कर दे तो? नहीं देगा तो जबरदस्ती लेंगे, फिर भी नहीं दिया तो काट कर बाजार में बेच देंगे। ऐसे प्राणी की अच्छी कीमत मिलेगी। चलो, अब बहुत रात हो गई है, खाकर सो जाते हैं। जो करना है कल सुबह करेंगे। ये कहकर मछुआरा और उसकी पत्नी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। वो लोग जाते ही धीरे धीरे मणिमाला और नीनी फिर से रत्न कुमार के पास आते हैं। रत्न कुमार, तुम ध्यान से सुनो। कल सुबह जब मछुआरे की पत्नी तुमसे सोना हीरा मांगेंगी, तब तुम कहना कि पहले तुम्हें इस जंजीर से मुक्त करना होगा, तभी तुम उन्हें ये सारी चीजें दे पाओगे। फिर मणिमाला रत्न कुमार को यहाँ से बचाने की पूरी योजना समझाती है। ठीक है, मैं वही करूँगा, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ। अगर मछुआरे ने तुम्हें देख लिया तो खतरा हो सकता है। फिर मणिमाला और नीनी दूर एक झाड़ी के पीछे छिप जाती है। धीरे धीरे रात बीत के सुबह हो जाती है। सुबह मछुआरा और उसकी पत्नी पानी के टंकी के पास जाके रत्न कुमार से सोना हीरा मांगने लगते हैं। तब रत्न कुमार कहते हैं, मेरे हाथ के जंजीर अभी खोल दो, तभी मैं तुम्हें वो दूंगा। रत्न कुमार की बात मानकर उसका हाथ की जंजीर खोल देती है। अब हमें सोना हीरा मोती जो कुछ दे सकता है दे दे। तभी अचानक कहीं से एक भयानक चुड़ैल वहाँ आकर मछुआरे की पत्नी के बाल पकड़कर कहती है, ये शिकार मेरा है, मैं इस जल कुमार को खाऊंगी। अगर तुम दोनों को अपनी जान बचाना है तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ के खा जाऊंगी। अरे बाप रे चुड़ैल, हमें छोड़ दो। तुम इस जल कुमार को खा लो, लेकिन हमें छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन गलती से भी दोबारा यहाँ आए तो तुम दोनों को भी। मछुआरा और उसकी पत्नी
चुड़ैल का भयानक रूप देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर चुड़ैल रत्न कुमार के हाथ में जादुई मोती देते ही वो मानव रूप धारण करते हैं। फिर झाड़ियों के पीछे से नीनी बाहर आती है। तभी मणिमाला भी चुड़ैल रूप छोड़ के मानव रूप में आ जाती है। इसके बाद वो तीनों जंगल के जिस रास्ते से आए थे उसी दिशा में चले जाते हैं। जरा रुकिए, आपके लिए खुशखबरी है। जल्दी से आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। नाम लिख के ये रियो वर्ड्स चैनल जो सब्सक्राइब करेगा उसका नाम से नए कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रहा है इसे क्लिक करके अगले वीडियो में देख सकते हैं लकी ड्रॉ से किस किस का नाम चुना गया है। जल्दी ही क्लिक कीजिए, अगले वीडियो में आपका भी नाम हो सकता है।